आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग रोज़ की तरह आज उसी टाइम पर जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसी टाइम पर टेस्ट को देना शुरू करेंगे। टेस्ट में ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। देखिए, कोई दर्पण है जो प्रतिबिंब को सीधा बनाता है। प्रतिबिंब को सीधा बनाता है, वह दर्पण हो सकता है। वह दर्पण कौन सा होगा? देखिए, समतल भी और उत्तल दोनों बनाते हैं। ये उल्टा सीधा दोनों बनाता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसकी बात करें, किसकी, अवतल की बात करें, तो अवतल जो होता है ये उल्टा भी बनाता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, सीधा ही बनाते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? चौथा वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। उल्टा आकार में कुछ छोटा बनता है। अच्छा, ये कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके सामने रखेंगे प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा? देखो, वास्तविक बनाने वाला केवल एक ही है। वास्तविक बनाने वाला एक ही है, और वो कौन सा है? अवतल है। उत्तल की बात करेंगे। उत्तल जो होता है सदैव आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, लेकिन एक उल्टा भी बनाता है। आकार में कुछ छोटा बनेगा। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कौन हो सकता है? अवतल है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? अवतल। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? अवतल हो गया। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसमें होता है? ये तो क्वेश्चन जाना पहचाना। सबसे अधिक विचलन जो होता है वह किस रंग में होता है? तो बैगनी रंग में होता है। कह रहा है कि 2.5 वोल्ट विभवांतर के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध मतलब आर का मान कितना है? 3 ओम है। सेल से प्राप्त धारा, अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? ओम का नियम लगा दीजिए। प्रतिरोध जो होता है, धारा बराबर जो होता है, ओम के नियम से धारा बराबर होता है V/R होता है। और यहाँ भी का मान दिया है कितना? 1.5 वोल्ट। और इसमें 3 का जब भाग दे देंगे, 3 का भाग दे दीजिए, 3R का मान है, दशमलव दशमलव कैंसिल कर दीजिए, ये 15/30 हो गया। इसको काट दीजिए, 1/2 आएगा। 1/2 को अगर बदलेंगे, 0 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 0.5 एम्पियर इसका सही उत्तर हो गया। तो राइट आंसर इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग करिए, थोड़ा हर सेट में लगभग लगभग रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध को काट करके इतने बराबर भागों में मतलब उसका रेशियो वाले। चलिए इसको करिए। कह रहा है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम माने समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। इसका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर पम आर डैश का मान बताइए। देखो भाई, 5 भागों में तोड़ेंगे तो R/5, R/5 इसको बोलेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर में उल्टा हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, तो 5/25 हो गया, 25 कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो 25/R हो जाएगा। तो उल्टा जब करेंगे, एक बट्टी जब आर करेंगे, तो एक बट्टी जब आर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, R/25 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। आर इसको लिखेंगे, ये R/1, इसको लिखेंगे R/ कितना है? 25, 25 ऊपर बटे आर, तो ये हो जाएगा 1/ कितना? 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट रुको मैं इसको समझा दूँ अच्छे से। अगर मैं इसको प्रतिरोध जो होगा R/5 होगा, फिर R/5 होगा, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे, ये सूत्र होता है 1/R के रूप में, तो ये हो जाएगा 5, 25 कितना? आर हो जाएगा। जो 5 को जोड़ेंगे, 5 5 5 5 5 बार, तो 25/R हो जाएगा। इसको जब उल्टा करेंगे तो आर डैश की जो वैल्यू आएगी, आर डैश की जो वैल्यू आएगी वह R/25 हो जाएगी। अब इसका रेशियो निकालना, इसके ऊपर लिख दीजिए आर, नीचे भी लिख दीजिए आर। अब आर और आर से क्या हो जाए? यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा, रुक जाइए, नहीं नहीं, गलत कर रहे थे।
ये आर डैश नीचे है ना, रुक जाइए 1 मिनट, आर डैश नीचे है कि ऊपर, हाँ नीचे है, तो नीचे है तो इसका 25 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखेंगे आर बटे क्या करेंगे आर डैश मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर इसमें एक कर दे गुणा कर दे, आर बटे कितना 25 है, तो 25 बटे कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इस 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका चौथा सही होगा। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच वैद्युत धारा चालक पर लगने वाला बल को दिशा की ज्ञात करने का सिर्फ एक ही व्यक्ति है। क्या भैया, फ्लेमिंग के कौन सा, लूला। लूला मतलब लेफ्ट हैंडेड मतलब उल्टा हाथ, उल्टा हाथ मतलब खत्म, बायां हाथ, बायां हाथ का मतलब कौन सा आंसर, तीसरा आंसर होगा इसका, तीसरा क्या होगा आंसर हो जाए। चलो आइए, छठवें क्वेश्चन हो गया, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग 7वें क्वेश्चन पे आइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना जो होती है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया नहीं, किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। करेक्ट, कुंडली तथा चुंबकीय क्षेत्र आपेक्षिक गति का कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना है। यही, अब इसमें आप लोग सभी लोग पढ़िएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कैसी एक घटना है, एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी घटना है कि क्या करेंगे, कुंडली और चुंबक के बीच में जब आपेक्षिक गति कराई जाती है, और उस गति के दौरान जो कुंडली होती है और चुंबक होता है, उसमें आपेक्षिक गति कराने के फलस्वरूप इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। आप ओस्टर्ड साहब का प्रयोग देखे होंगे, ओस्टर्ड का प्रयोग जो हुआ था 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में ओस्टर्ड साहब ने प्रयोग किया, और उस प्रयोग के द्वारा ये परिणाम प्राप्त किया। उन्होंने ये बात 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किया, प्रयोग करके इन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली के, जब कुंडली अगर यहाँ पर किसी बंद कुंडली के आसपास किसी चुंबक को ले आकर के उसमें गति कराया जाता है, तो चुंबक की गति करने से, मतलब कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षिक गति के कराने के फलस्वरूप, पहली स्थिति ये थी कि चुंबक को स्थित अवस्था में रखा गया, इसमें कोई गति नहीं कराया गया, तो इसमें कुंडली में, बंद कुंडली में कोई धारा नहीं बही, बंद कुंडली में कोई धारा नहीं बहती। लेकिन जब कुंडली को जब गति कराया जाता है, इसमें धारा बहनी शुरू हो जाती, और कुंडली की जब दिशा, चुंबक की दिशा, गति की दिशा बदल जाती है, तो कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा भी बदल जाती है। तो उससे प्रयोगों से सिद्ध होता है, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराने के फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, सभी लोग अपने अपने आंसर को लगाइए। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के आंसर सही जा रहे हैं, हाँ सभी के लगभग सभी लोगों का आंसर सही जा रहे हैं। तो भाई इसके सही उत्तर कौन से हो गए, इसका तीसरा इसका राइट उत्तर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। बेरियम, अच्छा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट +2 NaCl रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दे विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से बना, बेरियम सल्फेट बना और NaCl बना, तो इसमें जो परमाणुओं का रिप्लेसमेंट हो रहा है, आपस में देखिए स्थानांतरण हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, और इस विस्थापन के फलस्वरूप देखेंगे तो अगर एक ही परमाणु विस्थापित नहीं हो रहा, दो दो परमाणु विस्थापित हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन किसके साथ जुड़ रहा है भाई, क्लोरीन जो है, बेरियम क्लोराइड जो है, यह जुड़ना चाहेगा, बेरियम क्लोराइड जो है जुड़ किसके साथ रहा है, ये बेरियम क्लोराइड इस सोडियम के साथ जुड़ रहा है, बेरियम क्लोराइड किसके साथ जुड़ रहा है, सोडियम के साथ जुड़ रहा है, सोडियम के साथ जुड़ रहा है, और सल्फेट जो जुड़ रहा है किसके साथ, बेरियम के साथ जुड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो विस्थापन की क्रियाएं तो हो रही है, लेकिन विस्थापन में कितने अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही ठीक है, लेकिन विस्थापन में दो विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। भाई हाइड्रोजन को विस्थापित करने का जो क्रम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखिएगा, जब किसी धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब किसी धातुओं को जो रिप्लेसमेंट वाली बात आती है, कोई वस्तु कोई परमाणु एक दूसरे परमाणु को उसकी विद्युत
इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर उसको जब विस्थापित करता है उसको श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी में अगर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल के हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है। हाइड्रोजन विस्थापित उसको नहीं कर पाएगी जिसका स्थान हाइड्रोजन के ऊपर होता है, उसे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगी। ये कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन जो होती है वो विस्थापित नहीं कर पाएगी? भाई हाइड्रोजन के नीचे जिसका स्थान होगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो इसमें से ये बात होता है कि जब यदि इसकी बात हम लोग करते हैं तो हाइड्रोजन किसको नहीं विस्थापित कर पाएगा? इस श्रेणी में अगर हम लोग एक एक श्रेणी को अगर उठाकर देखते हैं तो कॉपर एक ऐसा धातु मिलता है इसमें। देखो अब जो फेरस है, फेरस का भी स्थान उससे हाइड्रोजन से उच्च है तो ऊपर है, तो फेरस विस्थापित करेगा। मैग्नीशियम तो बहुत सक्रिय है, ये भी स्थापित करेगा। जिंक भी कर लेता है, लेकिन कॉपर जो होता है उसका स्थान उससे नीचे होता है, इसलिए कॉपर क्या करेगा, उससे विस्थापित नहीं कर पाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन यूरेनियम है। यूरेनियम कैसा है? देखिए भाई, यूरेनियम एक क्षार धातु तो है नहीं, अधातु तो है नहीं, रेडियो एक्टिव गैस। इसमें से जो सही आंसर है कौन सा है? रेडियो एक्टिव इसका सही उत्तर है। यूरेनियम एक ऐसी धातु है जो बहुत कॉस्टली है और इसके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है, बिजली बनाया जाता है और रिएक्टर परमाणु भट्ठी में इस्तेमाल किया जाता है और बिजली का निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ जो परमाणु ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है अगर, तो रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंग मिस्टर फ्लोरीन एक अपरूपक है। देखो फ्लोरीन किसका अपरूपक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी को बक मिंस्टर फुलरीन एक अपरूपक, बंक मिस्टर ने इसकी खोज किया था, इसलिए इसे हम बंक मिस्टर फुलरीन भी कह सकते हैं। जो अपरूप होता है ये जो अपरूप है किसका अपरूप है, इसी बारे में बात हो रही है। तो यह जो अपरूप है किसका है? फास्फोरस का है, सल्फर का है, टीन का है, कार्बन का है, पता नहीं किसका है जिसका है। जिस हाँ, आप लोग के कमेंट में सही आंसर आ रहे हैं इसके, जो आप इसके आंसर दे रहे हैं आप लोग, सही उत्तर आ रहा है सभी लोगों का। बंगमिस्टर फुलरीन का एक अपरूपक है और फुलरीन एक अपरूपक है, और ये जो अपरूपक है किसका अपरूपक है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? इसका कार्बन हो गया। क्या हो गया? इसका राइट आंसर कौन हो गया? कार्बन इसका सही उत्तर है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। भाई प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी लोग देखिएगा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन है? C3H8। C3H8 क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन में 3 कार्बन होगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, जिसमें 3 कार्बन होगा वह उसका राइट आंसर होगा। तो इसमें 2 वाला, इसमें देखिए इसमें एक ही कार्बन है तो होगा नहीं, 4 कार्बन होगा नहीं, ये 2 कार्बन होगा नहीं। प्रोपेन सीधा सीधा लगा दो, 3 कार्बन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन अपने गुणों के किन समूहों के तत्वों से मिलता जुलता है? अच्छा ये क्वेश्चन है हाइड्रोजन किन समूहों से मिलता है, ये सभी बच्चों की एक समस्या का है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए ठीक है। आगे हाइड्रोजन किस समूह से मिलता जुलता है? तो हाइड्रोजन मिलेगा किससे? इससे मिलता है जठर रस स्रावित करने वाला। जठर जठर रस को स्रावित, एक मिनट रुक जाइए, जठर रस को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जठर रस स्रावित करने वाला जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पर उपस्थित होती हैं? सभी लोग को ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको मालूम है। जठर रसियाँ, जठर ग्रंथ, जठर ग्रंथियां में से जठर रस का स्रावण होता है और ये अमाशय की दीवार पर होती हैं। कई कई लाखों, कई अरबों होती हैं ये। तो चलिए आगे की हम बात करते हैं। जठर रस्सियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सभी लोग को मालूम हो चुका होगा। चलो भाई इसका सही आंसर आप लोग लगाइए, कौन सा होता? आमाशय इसका राइट आंसर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है पौधों में जाइलम का कार्य करता है। तो पौधों में जाइलम का काम कौन करता है? जाइलम जाइलम का कार्य कौन करता है?
तो जाइलम का मतलब जल से संबंधित है, जल से संबंधित है। ऑक्सीजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना, भोजन का वहन करना, जल तथा खनिजों के लवण का वहन करना। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? चलिए सभी लोग कमेंट करिए इसको। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? इसका सही उत्तर कौन हो गया? इसका चौथा इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। पौधों में कायिक परिवर्तन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? देखिए, काई के जनन क्रिया के लिए कौन सा ऐसा भाग है जो इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, उसकी मुख्य भूमिका वही निभाता है। तो भाई ये चलिएगा, 16 का कौन सा आंसर होगा? प्र जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर सभी लोग दीजिए। प्रकलिका इसका राइट आंसर हो गया। स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, स्वद्विगुणन की क्षमता होती है किसमें? जल्दी सभी लोग बताइएगा। स्व हो चुका। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिकम, कौन सा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिकम, न्यूक्लिकम। तो भाई देखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो गया कौन सा हो गया? डीएनए। मेंडल ने अनुसार मटर के पौधे बोने का जीन प्रारूप कौन सा है? तो 18 वाला का जो सही उत्तर है कौन सा है? अगर हम बात करें 18 का कौन सा सही उत्तर है, तो 18 का राइट आंसर है 18 का राइट आंसर है। सभी लोग लगाइए, 18 का तीसरा उत्तर सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 18 का हो चुका, आइए 19 क्वेश्चन, 19 और 20। भाई देखिएगा, 18 का सभी लोग को मालूम, 18 वाला, 18 कौन आंसर हो गया? एक मिनट, 18 का ये हो गया। निम्नलिखित में वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता उससे कहलाता है। देखिएगा, इसको जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? इसका तीसरा इसका सही उत्तर हो गया। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं, जो शाकाहारी जंतु होते हैं वह कौन से किस उपभोक्ता में आते हैं? वह प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, तो चलो इस प्रकार से आप लोग जितने भी आंसर आपके सही हुए होंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे इतने सही हो गए। ठीक है, तो चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ रहा है। आप लोग डेली टेस्ट देते रहिए, टेस्ट इसी प्रकार से डेली होता रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जो बच्चे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।